प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। विद्यार्थियों, आज हम जिस मौलिक अधिकार की बात करेंगे उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हमने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में पढ़ना है। विद्यार्थियों, न्यायमूर्ति भगवती हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रतिनिधियों का चुनाव करा लिया जाए। और उन्होंने कहा कि वास्तव में इसका तात्पर्य यह होता है कि सभी स्तरों पर, सभी स्टेजेस पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम लोगों की, है ना, आम जनता की भागीदारी हो। लोगों के जीवन पर असर डालने वाले सभी प्रमुख फैसलों से लोग स्वयं जुड़ सकें, उसे कहा जाएगा एक सच्चा लोकतंत्र। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता विद्यार्थियों, जब तक कि उन्हें उनके पास भाषण की, अभिव्यक्ति की, सभा सम्मेलन करने की, संस्था और संगठन बनाने की अधिकार नहीं हो। अगर ये अधिकार उनके पास नहीं होंगे तो लोकतंत्र का कोई महत्व ही नहीं होगा। वो किसी भी बात में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इन अधिकारों के बिना लोकतंत्र कारगर तरीके से काम कर ही नहीं सकता है। विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 19 में सबसे पहले बताया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिकों को भाषण भाषण देना, अपने विचारों को व्यक्त करना, लेख, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र अथवा अन्य किसी माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 में। प्रेस यानी समाचार पत्रों की आजादी भी इसी के अंतर्गत आती है। 44वें संशोधन तथा 44वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसे 361 एक कहा। 44 संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़ा गया उसे 361 ए है, ठीक है, जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों को संसद व विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। क्या होगा कि समाचार पत्र जो है वो संसद और विधानमंडलों की के अंतर्गत जो भी कार्यवाही होती है उसको प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन राज्य को क्या अधिकार है? राज्य को अधिकार है कि देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता, न्यायालयों के सम्मान और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए। ऐसे भाषणों और वक्तव्यों को गैर कानूनी समझा जाएगा जो लोगों को अपराध की ओर प्रेरित करे। इसी प्रकार अश्लील साहित्य के प्रकाशन की भी छूट नहीं दी जा सकती। समझ में आया विद्यार्थियों? या देखो, जैसे 44 संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम क्या था? अनुच्छेद 361 ए। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि समाचार पत्रों को संसद व विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी? राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि अगर देश की अखंडता और सुरक्षा अगर खतरे में है, शांति खतरे में है, नैतिकता खतरे में है, तो वह प्रतिबंध भी लगा सकती है, उचित प्रतिबंध जो है लगा सकती है, ठीक है। अब देखिए, सरकार द्वारा लगाए गए कौन से प्रतिबंध उचित हैं, कौन से नहीं है, इन बातों का निर्णय न्यायालय करेंगे। गुजरात सरकार ने माओ से तुंग का दर्शन नामक पुस्तक पर इस आधार पर पाबंदी लगा दी थी कि इसमें राजद्रोह से संबंधित सामग्री संकलित है, ठीक है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने इस पाबंदी को अवैध ठहरा दिया और अपना निर्णय देते हुए यह टिप्पणी की कि विचारों के टकराव से ही सत्य का जन्म होता है। अगर विचारों में टकराव है तो क्या निकल के आएगा? एक नया सत्य निकल के आएगा, एक नया विचार निकल करके आएगा। सत्य की सबसे अच्छी परख यह है कि दूसरे विचारों की तुलना में लोग इसे कहाँ तक स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसलिए यदि इस जब्त पुस्तक का प्रकाशक माओ से तुंग का साम्यवादी दर्शन लोगों को बताना चाहता है तो उसे ऐसा न करने देने का कोई कारण नहीं है। क्या कहा पीएन भगवती ने? पीएन भगवती ने कहा कि माओ से तुंग की जो ये पुस्तक है, माओ से तुंग का जो दर्शन है, अगर वह समाज के किन्हीं विचारों को वो बताना चाहता है और उसमें कोई विरोधाभास है तो एक नए सत्य का जन्म होगा। तो ऐसे विचारों को हम रोक नहीं सकते हैं, यह लोगों को ही फैसला करने दें। मतलब भगवती क्या कहते हैं? पीएन भगवती वो कहते हैं कि हम लोगों को ही फैसला करने दें कि वे कौन सा दर्शन और
मत जो है अपनाना चाहते हैं। यदि लोगों को अच्छा लगता है वह मत, तो उसे अपनाएं, और नहीं लगता है तो वह उसे नहीं अपनाएं। ये लोगों का अपना निर्णय होगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में अखबारी कागज के आयात पर लगाए गए नियंत्रणों को अवैध ठहराया। क्या? अखबारी कागज के आयात पर लगाए गए नियंत्रण को अवैध ठहरा दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रकाशन पर नियंत्रण लगाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित आघात होता है। ठीक है, प्रकाशन पर अगर नियंत्रण लगा दिया जाएगा तो कौन लोग जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम नामक एक फिल्म के निर्माता पर किसी व्यक्ति ने अश्लील फिल्म के निर्माण का आरोप लगाया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिल चुका है, उस पर फिर न्यायालय में दंड संहिता के अंतर्गत आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर सेंसर बोर्ड से अगर वह फिल्म निकल चुकी है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके बाद हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पर रोक लगाएं। अब देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विरुद्ध यह आरोप था कि उन्होंने किसानों को इस बात के लिए उकसाया कि वे नहर के पानी पर लगाए गए करों का भुगतान न करें। ठीक है, किस पर? किसानों को इस बात के लिए उकसाया कि नहर के पानी पर लगाए गए करों का भुगतान न करें। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त अधिनियम को अवैध ठहराते हुए यह निर्णय दिया कि सरकार की इस आधार पर आलोचना करना कि उसके द्वारा लगाए गए कर अनुचित हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अपराध नहीं माना जा सकता। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि उपयुक्त अधिनियम को अवैध ठहराते हुए, मतलब ये अधिनियम जो है क्या है? अवैध है। क्यों क्यों अवैध बताया गया? कि सरकार की इस आधार पर आलोचना करना कि उसके द्वारा लगाए गए कर अनुचित हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अपराध नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि जनता को भी अधिकार है कि उसे किन नियमों का पालन करना है, किन का विरोध करना है, किन का समर्थन करना है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऐसी किसी भी आलोचना का शांति या सार्वजनिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा। समझ में आए विद्यार्थियों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विरुद्ध यह आरोप था कि उन्होंने किसानों को इस बात के लिए उकसाया कि वे नहर के पानी पर लगाए गए करों का भुगतान न करें। है ना, मना कर दिया कि जो टैक्स हमें चुकाना है वो नहीं चुकाएं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त अधिनियम को अवैध ठहरा दिया और कहा कि सरकार की इस आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती कि उसके द्वारा लगाए गए कर अनुचित हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसी किसी भी आलोचना का शांति या सार्वजनिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत आता है कि राम मनोहर लोहिया अगर या उसके साथी ये जो किसान हैं अगर उसका विरोध कर रहे हैं, तो यह किसके अंतर्गत आ गया? लोकतांत्रिक। क्योंकि हमें जनता को अधिकार है, हमें अधिकार है कि शासन के किन नियमों का हमें विरोध करना है, किन का समर्थन करना है, ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो निर्णय दिया, ये जो इसके अंतर्गत जो अधिनियम की बात बताई गई है, उच्चतम न्यायालय ने इसको अवैध ठहरा दिया कि यह बात बिल्कुल गलत है, यह आरोप जो है वो बिल्कुल निराधार है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। पहला पॉइंट हमारा था कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं भाषणों के माध्यम से, रेडियो, टेलीविजन और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है, अब बात आती है शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 बी में कहा गया है ना, या अनुच्छेद 19(2) आप बोल सकते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि वास्तव में सभा सम्मेलन भी विचार की ही अभिव्यक्ति का एक साधन है। सुरक्षा और शांति की दृष्टि से इस अधिकार पर भी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे प्रदर्शन व जुलूस की स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि यातायात को ठप कर दिया जाए। ठीक है, सार्वजनिक मार्गों के सही इस्तेमाल की दृष्टि से सरकार उचित आदेश जारी कर सकती है। अगर हम ऐसे सभा सम्मेलन को इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि जनता को असुविधा होती है, यातायात में असुविधा होती है, तो ऐसे प्रदर्शनों पर सरकार रोक लगा सकती है, आदेश जारी कर सकती है। रोगियों या छात्र छात्राओं को होने वाली असुविधा को टालने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर
ढोल पीटने या बाजा बजाने की मनाही की जा सकती है और जुलूस के रास्तों पर को नियंत्रित किया जा सकता है। समझ में आई विद्यार्थियों कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण ढंग से किसी को सभा किस नागरिकों को सभा सम्मेलन करते समय किसी भी अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। ऐसे सभा सम्मेलन हम कर सकते हैं, आम जनता जो है कर सकती है। अब 19(3) में क्या आता है? संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संस्था, एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। तो नागरिकों को संस्था व संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते कि उनका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और शांति को खतरा नहीं पहुंचाना। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम राज्य की और देश की सुरक्षा और शांति को खतरा नहीं पहुंचाए। संस्था या संघ के अंतर्गत ये सभी समुदाय आ जाते हैं। कौन से? राजनीतिक दल आ जाते हैं, मजदूर यूनियनें आ जाती हैं, वाणिज्य उद्योग मंडल, किसान संगठन, अध्यापक, छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, जातीय संगठन, सांप्रदायिक संगठन, भाषाई, धार्मिक समूह, ये सभी जो संगठन हैं, ये सब इसी संस्था और संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं, संघ के अंतर्गत। सशस्त्र बलों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों को संसद किसी भी मौलिक अधिकार से वंचित रख सकती है। क्या बताया कि सशस्त्र बलों, जो सशस्त्र बल यानी जो बलों का जो शस्त्रों का अपने पास रखता है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों को संसद जो है किसी भी मौलिक अधिकार से वंचित रख सकती है। अगर इस प्रकार से संघ और संगठन अगर शस्त्र और अस्त्रों को अपने साथ रखते हैं तो उस संगठन की का अधिकार जो है वह सरकार उनसे छीन सकती है। अर्थात सशस्त्र बलों या अन्य बलों के सदस्यों को संघ या समुदाय बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर हमारे पास हथियार है और हथियारों को रखते हुए अगर हम कोई संगठन बनाते हैं, अपने हथियारों को रखते हुए हम उनका संगठन में प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा विद्यार्थियों, हमें हमारा जो संगठन है उसको किसी प्रकार से मान्यता नहीं मिलेगी, हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। अब बात आती है विद्यार्थियों देश के भीतर घूमने फिरने का अधिकार। 19(4) क्या कहता है? नागरिकों को देश की सीमाओं के भीतर घूमने फिरने का अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, परंतु सार्वजनिक हितों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए राज्य इस अधिकार पर रोक लगा सकता है। किसके लिए? नागरिकों को अपने देश की सीमाओं में घूमने फिरने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक हितों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा को बनाए रखने के लिए, रक्षा स्थापित करने के लिए राज्य इस अधिकार पर रोक लगाता है। कैसे? ऐसे किसी व्यक्ति के घूमने फिरने पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो, है ना, संक्रमित हो। और इसी प्रकार सैनिक छावनियों और सामरिक महत्व के स्थानों पर नहीं जाने के भी आदेश दिए जा सकते हैं। घूमने फिरने की हमें आजादी भी दी गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि हम ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते जैसे सैनिक छावनियां हो गई, और ऐसे लोग सब जगह नहीं घूम सकते जिनको संक्रमिक रोग लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो कोविड-19 के दौर में जब कोविड पॉजिटिव कोई है तो उसे क्वारंटाइन होना होता है, वो सभी जगह नहीं घूम सकता है। इसी प्रकार की, अब कोई संक्रामक रोग किसी व्यक्ति को है, व्यक्ति विशेष को, तो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं सरकार के द्वारा। देश के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। हमें क्या अधिकार दिया गया? 19(5) में कहा गया है कि नागरिकों को देश के किसी भी भाग में निवास करने की, है ना, और बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु सार्वजनिक हित और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? एम.बी. पायली हैं, वो कहते हैं कि अनुसूचित जनजातियां एक पृथक समुदाय हैं जिनकी अपनी सांस्कृतिक और संपत्ति संबंधी कुछ परंपराएं होती हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक संपत्ति संबंधी कुछ परंपराएं होती हैं, इसलिए ये सीधे साधे लोग काफी पिछड़े हुए हैं और इन लोगों की सुरक्षा और लाभ के लिए साधारण नागरिकों द्वारा इनके क्षेत्र में बसने और संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। समझ में बात? घूमने फिरने की सब स्वतंत्रता है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति और जो पृथक समुदाय है ये, इनकी संपत्ति पर, इनके जहाँ जहाँ ये लोग निवास करते हैं वहां पर हम जाकर के या रहने के लिए या संपत्ति अर्जित करने के लिए हमें वहां सरकार से परमिशन लेनी होगी।
और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो हम वहां ना संपत्ति खरीद सकते हैं, ना वहां हम रह सकते हैं, ना बस सकते हैं। ठीक है। अब देखो, बंद का आह्वान असंवैधानिक। उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री आदि को बंद करने के लिए बंद का आह्वान असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इससे जनसाधारण को घोर असुविधा होती है। इससे स्पष्ट है, मनोवैज्ञानिक रूप से एक डर उत्पन्न होता है जो नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता का उपभोग करने से रोकता है। इसके अतिरिक्त इससे राष्ट्रीय हानि भी होती है। किसी को भी ये छूट नहीं दी जा सकती कि वह उद्योग अथवा वाणिज्य को ठप कर दे, परंतु अनेक वकीलों और राजनेताओं के विचार में बंद को शांतिपूर्ण ढंग से भी लागू किया जा सकता है ना? आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थियों कि बंद का आह्वान जो है समय समय पर होता रहता है, लेकिन किसी को असुविधा ना हो उसका भी हमें ध्यान रखते हुए बंद का आह्वान करना चाहिए। मतलब शांतिपूर्ण ढंग से हमें ये कार्य करना चाहिए। यदि बंद हिंसा को नहीं भड़काता तो उसकी छूट होनी चाहिए और मौलिक अधिकारों पर केवल जनसाधारण को असुविधा होने के आधार पर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। जैसे कि आप देखें, कई बार टैक्सी जो होती है वहां यातायात के साधनों का किसी संबंधित बंद का आह्वान हो जाता है कि अब ना कोई बस चलेगी, ना टैक्सी। अपनी कुछ मांगों को पूरा करने के लिए ऐसे व्यापारिक मंडल जो है अपनी दुकानों को बंद करने का आह्वान करते हैं। ऐसे समय समय पर बंद का आह्वान होता है, लेकिन ये बंद का आह्वान कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। किसी को किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, ऐसा कार्य करते हुए ही हमें बंद का आह्वान करना चाहिए, तब हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए 1906 में क्या कहा गया है? कोई सा व्यवसाय अपनाने या कोई भी धंधा करने का अधिकार, मतलब कोई भी रोजगार हम कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को कारोबार की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु इस अधिकार पर 3 प्रतिबंध लगाए हैं। हम कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, है ना? पहला क्या प्रतिबंध है? सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए कारोबार की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। सार्वजनिक हितों की, मतलब सभी के, अगर किसी के हितों को किसी के हितों को आघात पहुंच रहा है सार्वजनिक रूप से, तो वहां पे उसका क्या हो जाएगा? सीमांकन हो जाएगा, लिमिटेशंस वहां लग जाएंगी। अर्थात अनैतिक कारोबार या ऐसे किसी व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या जन सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है। ठीक है। बाजी लगाना या जुआ खेलना व्यापार अथवा वाणिज्य के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए इन पर नियंत्रण लगाने का यह अर्थ नहीं कि राज्य व्यापारिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार मादक पदार्थों की तस्करी होती है, उत्पादन होता है, विक्रय मौलिक अधिकारों का विषय नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरा प्रतिबंध क्या आता है? किसी भी व्यवसाय या कारोबार के लिए कुछ व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं, जैसे वकील है, डॉक्टर है। इन सब का पेशा अपनाने के लिए ये जरूरी है कि नागरिक व्यवसायिक योग्यता रखता हो। ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता है इसमें, तो उसको ये योग्यता होना अनिवार्य है। तीसरा जो अपवाद है, तीसरा जो इसमें रोक लगाई गई है वो क्या है? कि राज्य को स्वयं या किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी भी व्यापार या धंधे को अपने हाथों में ले लेने का अधिकार है। राज्य को स्वयं या किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी भी व्यापार को अपने कब्जे में लेने का या अपने हाथों में लेने का अधिकार है। उसके इस कार्य का इस आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता कि उससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है। जैसे कोई भी उद्योग है, कोई भी व्यापार है, अगर वह सार्वजनिक महत्व का है और किसी प्रकार से यदि वो घाटे में जा रहा है या किसी प्रकार की कोई हानि हो रही है, कोई और समस्या है, तो राज्य अपने अधीन उसको ले सकता है। ठीक है। अपने नियंत्रण में ले सकता है। अब आता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो जोड़ा गया है इसके अंतर्गत, ये नया अधिकार हमारे सामने है कि सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में ही मौलिक अधिकार बन गया था। इस अधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि नागरिकों को सरकारी अभिलेखों, है ना, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो होते हैं, ठीक है, आदेश, है ना, जो ऑर्डर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। ठीक है। ये अधिकार भी जोड़ा गया, 2005 में जोड़ा गया। अब देखो विद्यार्थियों, आपातकाल में स्वतंत्रताओं का स्थगन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर सभी स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती। कौन सी स्वतंत्रताएं? उपरोक्त जो हमने पढ़ी 19 में जो पढ़ी है, अनुच्छेद 19 में, ये स्वतंत्रताएं जो है स्थगित कर दी जाएंगी। ठीक है।
अधिकारों के स्थगन से यह अभिप्राय है कि वे कायम तो रहेंगी, परंतु उनके लागू करने के लिए नागरिक न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। स्वतंत्रताएं हमारे पास हैं, कहीं नहीं गई हैं, लेकिन किसी भी इन स्वतंत्रताओं का अगर हनन हो रहा है तो उसे लागू करवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। संविधान के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात उद्घोषणा लागू हो जाए तो अनुच्छेद 19 का कोई भी प्रावधान राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा जिसे अगर वे प्रावधान न होते हों, अगर वे प्रावधान नहीं है तो उसे बनाने का अधिकार होता है। मतलब ये प्रावधानों में भी नहीं है या सब इन प्रावधानों का हनन हो रहा है तब भी हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं जब अगर आपातकाल लगा हुआ है तो। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता है बच्चों कि वह छह स्वतंत्रताओं को निगल जाता है ना, पूरी तरह से निगल जाता है। उस पर कोई भी कार्यवाही या न्यायालय में हम शरण नहीं ले सकते, न्यायालय में जाके हम कोई भी कार्यवाही नहीं करवा सकते। उसे उन कार्यों को करने का अधिकार मिल जाता है जिसमें भाषण, सभा, सम्मेलन, घूमना फिरना, इनकी आजादी में कटौती हो जाती है या पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। परंतु जैसे ही आपात घोषणा समाप्त होती है वे सभी स्वतंत्रताएं वापस से लौट आ जाती हैं, है ना, लौट आती है हमारे पास। आपात स्थिति में अन्य मौलिक अधिकारों का लागू किया जाना भी स्थगित किया सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली 19वां ही होगा, अनुच्छेद 19 ही स्थगित किया जाएगा, बाकी और भी बहुत सारे जो मौलिक अधिकार है वो भी स्थगित किए जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जो अधिकार हैं आपात स्थिति में स्थगित नहीं किए जा सकते। अब अनुच्छेद 20 और 21 क्या है इसको हम स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है? दोषी ठहराए जाने के बारे में बचाव। मौजूदा किसी कानून को भंग करने पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, दंडित कर दिया गया है, तो उसी अपराध के लिए दोबारा उसको दंड नहीं दिया जाएगा। जिस दिन कोई अपराध किया गया है उस दिन के बाद यदि उस अपराध के लिए पहले की अपेक्षा ज्यादा कड़े दंड की व्यवस्था कर दी गई हो तो अपराधी को नई व्यवस्था के अनुसार दंडित नहीं किया जाएगा। क्या बात कही गई है इसमें? जिस दिन उस अपराधी ने कोई अपराध किया है, ठीक है, उस दिन के बाद उस अपराध के लिए कोई नई व्यवस्था हो गई है, मतलब कड़ा दंड हो गया है या कोई भी जुर्माना हो गया है, तो उसके आधार पर उसको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जब उसने अपराध किया है उसी समय के कानून के आधार पर ही उसको दंडित किया जाएगा। अब दूसरी बात देखो, किसी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए एक बार से अधिक न केस चलाया जाएगा और न एक बार से अधिक सजा दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? कोई भी व्यक्ति यदि एक अपराध करता है तो उस पर एक बार ही लगाया जाएगा केस और एक बार ही सजा दी जाएगी। बार बार केस चला करके बार बार सजा नहीं दी जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है, पहला तो हमने क्या देखा कि मौजूदा किसी कानून को भंग करने पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। अगर कोई उस अपराध के लिए कोई नई दंड व्यवस्था बनी है तो ऐसा नहीं है कि वापस से उसको नई दंड व्यवस्था के आधार पर उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा। गवाह की जरूरत होती है न्यायालय में, तो गवाही देना, इन शब्दों का अर्थ केवल अदालत में गवाही देने तक सीमित नहीं है। यह शब्दावली दोषी व्यक्ति पर दबाव डालकर पहले ही गवाही ले लेने को भी इंगित करती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि किसी व्यक्ति को मार पीट कर या उसे गैर कानूनी तरीके से नजरबंद रखकर इस बात के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि वह ये बयान दे कि अमुक अपराध उसने ही किया है। मतलब उसके साथ जबरन नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि वह गवाही दे या उस अपराध को अपने ऊपर मढ़ ले कि मैंने ही यह अपराध किया है। ठीक है, जीवन की सुरक्षा और निजी स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत क्या आता है कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद के संबंध में दो प्रश्न उठते हैं। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या है इसमें प्रश्न? इस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं? उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं
उनके अलावा और जो भी स्वतंत्रताएं हैं वे सब निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं, है ना, निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति को यह अधिकार है बच्चों कि वह कानून की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए अपने ढंग से अपना जीवन बिताए और अपना विकास करें। व्यक्ति को क्या अधिकार है कि वह कानून की सीमाओं के अंतर्गत रहेगा और अपने ढंग से अपना जीवन बिताएगा, ठीक है, कानून से परे नहीं जाएगा। विदेश जाने के अधिकार को भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता माना गया है। श्रीमती मेनका गांधी के पासपोर्ट को कोई कारण बताए बिना अनुलभ्य बना दिया गया था, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने प्रशासन के इस आदेश को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा, ये निर्णय दिया कि विदेश जाने का अधिकार मनुष्य का एक मूल अधिकार है, बेसिक राइट है ना, क्योंकि इससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और नई नई बातों की जानकारी मिलती है। कई कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यक्ति के जीवन और उसके आदर्शों या विश्वासों को खतरा पैदा हो जाए तो वह देश छोड़कर भाग जाने का अधिकार रखता है। कई कानून विशेषज्ञों ने क्या कहा कि यदि व्यक्ति के जीवन और उसके आदर्शों या विश्वासों को खतरा पैदा हो जाता है तो वह देश छोड़कर भाग जाने का भी अधिकार रखता है। तो श्रीमती मेनका गांधी के पासपोर्ट का कोई कारण बताए बिना अनुलभ्य कर दिया, मतलब उनको परमिशन नहीं दी वहां जाने के लिए, तो न्यायालय ने उसको अवैध ठहरा दिया। दूसरी बात क्या आती है, ये ठीक है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून ही उस प्रक्रिया को स्थापित करेगा या कानून के द्वारा ही जो रूल्स बनाए गए हैं उनके द्वारा ही वह कार्य किया जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब कानून के द्वारा ही उसे वंचित किया जा सकता है अगर उसने कोई ऐसा कार्य किया है तो कानून के विरुद्ध, अन्यथा कोई भी जो है सरकार अपनी इच्छा से उसे अवैध नहीं ठहरा सकती। परंतु क्या अनुचित है प्रक्रिया को क्या अनुचित प्रक्रिया को भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझा जाएगा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून द्वारा जो भी प्रक्रिया निश्चित की जाए वह निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। अगस्त 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में क्या कहा कि इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है बच्चों की एक गरीब राज मजदूर से 10,000 रुपयों की जमानत मांगी जाए, ठीक है, मतलब एक गरीब मजदूर की जमानत की राशि क्या हो गई, 10,000 रुपये, वो कहां से लेके आएगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात पर बल दिया कि गरीब लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, जिस आदमी के पास मुकदमा लड़ने के साधन नहीं है उसकी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे हो सकती है। विद्वान न्यायाधीश के शब्दों में निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। नागरिकों को यह सेवा अधिकार के रूप में दी जाए, भिक्षा या दान के रूप में नहीं दी जाए। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार जीवन और स्वतंत्रता पर जब अतिक्रमण होता है तो दुखी और अपमानित व्यक्ति मुआवजे का दावा कर सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है, उन्होंने कहा कि किसी की जीवन स्वतंत्रता पर कोई अतिक्रमण होता है, उसका शोषण होता है तो दुखी व्यक्ति जो है वो मुआवजे का दावा कर सकता है। बिहार के भूमाचरण ओराव को स्वस्थ चित्त होने के बावजूद एक मजिस्ट्रेट ने पागल खाने में भेजा था। वह 6 वर्ष तक पागल खाने में रहा। 1983 में उच्चतम न्यायालय ने न केवल उसकी रिहाई का ही आदेश दिया बल्कि उसे मुआवजा दिए जाने का भी निर्णय दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में क्या कहा कि पागल खाने में 6 वर्ष तक जीते जी मृत व्यक्ति जैसा जीवन बिताने की क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि से नहीं हो सकती है, परंतु अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण के मामले में मात्र मुआवजा ही एक ऐसा उपचार है जो हम कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है बंदीकरण और नजरबंदी के संबंध में बचाव, अनुच्छेद 22। इसमें 3 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले जिसे बंदी बनाया गया है उसे शीघ्र से शीघ्र बंदी बनाए जाने का कारण बताना चाहिए। 1969 में मधु लीमे को उनकी गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रार्थी को, है ना, अब को बंधन से मुक्त होने का अधिकार हासिल है, ठीक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना किसी
को भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अपवाद क्या है इसमें? इस अधिकार में दो अपवाद है। पहला क्या है? ये अधिकार शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, निवारक नजरबंदी के अधीन की गई गिरफ्तारी के संबंध में भी ये व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी। निवारक नजरबंदी क्या है? निवारक नजरबंदी का अर्थ है कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना। जब बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखेंगे तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर्गत उपस्थित नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को इसलिए बंदी बनाया जाता है जिससे कि उन्हें अपराध करने से रोका जा सके। उनके विरुद्ध कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनसे कार्यपालिका को यह संदेह होता है यदि उन्हें बंदी नहीं बनाया गया तो ये लोग अपराध कर सकते हैं। निवारक नजरबंदी का उद्देश्य क्या है? किसी कार्य के लिए दंडित करना नहीं होता, बल्कि वह उस काम को करे उससे पूर्व उसको रोकना है। मतलब अपराध करने से पहले आशंका पर उसे रोक लगाना है ना, उसको अपराध करने से पहले ही शंका के आधार पर उसे रोक लेना। निवारक नजरबंदी के अधीन की गई गिरफ्तारी के संबंध में व्यक्ति को दो अधिकार उपलब्ध हैं। एक तो यह कि 3 महीने से ज्यादा समय तक उसे उसी स्थिति में बंदी रखा जा सकेगा जब सलाहकार मंडल जो है, एडवाइजरी बोर्ड जो है, उसकी नजरबंदी की पुष्टि करे। ठीक है। सलाहकार मंडल के सदस्य उच्च न्यायालय के वर्तमान व सेवानिवृत्त दोनों तरह के न्यायाधीश हो सकते हैं। दूसरी, निवारक नजरबंदी कानून में नजरबंदी की जो अधिकतम सीमा तय की गई है उससे ज्यादा समय तक कोई व्यक्ति हिरासत में नहीं रहेगा। 3 महीने की बात बताई गई है, सलाहकार बोर्ड जब तक नहीं उसकी पुष्टि नहीं कर देता तब तक के लिए, और दूसरा बताया गया है जो अधिकतम सीमा तय की गई है तब तक के लिए। ठीक है। 44 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 ने 3 महीने की अवधि को घटाकर 2 महीने कर दिया और सलाहकार मंडल के गठन में भी कुछ रद्दोबदल कर दी गई, पर संशोधन के इस अंश को अभी तक लागू नहीं किया गया। जब तक उसे अधिसूचित नोटिफाई नहीं किया जाता तब तक पहले वाली व्यवस्था ही लागू की जाएगी। अभी देखिए, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में प्रसिद्ध हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में 27 नवंबर 2005 को प्रकाशित निम्नलिखित समाचार विवरण आप देखो। मुस्लिम महिलाओं के गांव से बाहर जाने पर पंचायत ने लगाई रोक, है ना। ये देखिए, अंबेडकर नगर एक गांव में पंचायत द्वारा मुस्लिम महिलाओं को गांव से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। पंचायत के फैसले को ठुकराने पर महिलाओं को दंड देने का भी ऐलान किया गया और अपने ढंग का यह एक अजूबा मामला पुलिस तक पहुंचा, पर प्रतिबंध एवं उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की दलित एवं अपील सुनने की कोई तैयार नहीं था। इस मामले में गांव का कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं था। ये जरूर कहते हैं कि प्रतिबंध कड़ाई से लागू किया जाए। मुख्यालय में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलजपुर गांव की पंचायत में मुस्लिम महिलाओं को गांव से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंचायत का हुक्म न मानने वाली महिलाओं को दंडित करने का भी ऐलान किया गया। इस प्रकार गांव की महिलाएं प्रतिबंध के चलते अपने गांव घर में ही कैद की जिंदगी बसर कर रही थी और गांव से बाहर निकलने का साहस कोई भी मुस्लिम महिला नहीं जुटा पा रही थी। जो बाहर, ठीक है, कोई महिला जो है नहीं जुटा पा रही थी। अब आता है निवारक नजरबंदी का मूल्यांकन। निवारक नजरबंदी कानून सरकार के हाथ में एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र है जिसका दुरुपयोग होना लाजमी है। यह कानून इस सिद्धांत के प्रतिकूल है विद्यार्थियों कि जब कोई व्यक्ति स्पष्ट विधि के विरुद्ध आचरण न करे, कानून के विरुद्ध आचरण न करे, तब तक उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इस कानून की आड़ में सरकार अपने विरोधियों को बिना वजह सता सकती है अथवा केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकती है। पर निवारक नजरबंदी का कानून का जो उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता से खिलवाड़ करना नहीं है, उसका उद्देश्य भारतीय गणराज्य को देशद्रोही और अराजक तत्वों से बचाना है, जैसे आतंकवादी लोगों से बचाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पढ़ा आज स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है और यह
किसके प्रति किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार है, न्यायालय का क्या निर्णय दे सकता है हमें, या सरकार ने हमें कौन से ऐसे अधिकार दे रखे हैं जो शोषण के विरुद्ध के अधिकार अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।